नमस्कार, मैं हूं काशिफ। आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। आज का जो हमारा शो है वो इस पे है कि भारत में जो बढ़ता हुआ जो मॉब लिंचिंग केसेस हैं उस पे हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं शहनवाज बदर कासमी। इनका हम अपने शो में स्वागत करते हैं और उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो मॉब लिंचिंग है वो असल में क्यों हो रहा है भारत के अंदर, और जिस तरह से 2015 में शुरुआत हुई मॉब लिंचिंग की और दिन ब दिन मॉब लिंचिंग बढ़ती जा रही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जो कातिल है वो पूछ के नहीं मारता कि वो हिंदू है या मुसलमान है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए जो आपको पता होगा कि सुबोध कुमार भी एक मॉब लिंचिंग में ही मारे गए, जो कि इंस्पेक्टर थे। और वहां पे महाराष्ट्र में सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जो अभी रिसेंटली दो साधुओं को मारा गया। तो शहनवाज बदर कासमी साहब, आपका हमारे शो में स्वागत है। शुक्रिया जी, तो आप मुझे ये बताएं कि जो महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली जो केसेस हुए हैं, जो दो साधुओं को मारा गया है पालघर में, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि ये तो हिंदू था, क्योंकि जो पिछला केसेस जो आया वो मुसलमान को लेके आया था कि मुसलमान को जगह जगह पे टारगेट किया गया था, लेकिन यहाँ पे हिंदू को टारगेट किया गया, वो भी संत को, जो कि 1400 किलोमीटर सफर तय करके आए थे और फिर उनको जाना था, कोई मर गया था उनका, उनके अर्थी में जाना था, तो उनको पीटा गया। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है सिर्फ मुसलमानों पे असर पड़ रहा है या हिंदुओं पे भी असर पड़ रहा है? देखिए काशिफ, ये जो मॉब लिंचिंग के केसेस हैं ये कोई भारत के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी अगर हम नज़र डालें तो चाहे अमेरिका हो या फिर अफ्रीका हो, यहाँ को गोरे और कालों के दरमियान एक लंबी लड़ाई चली और बहुत सारे हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में मॉब लिंचिंग हुए। इसी तरीके से और भी कई मुल्कों में इस तरह के हालात पैदा हुए, लेकिन भारत में भी पहले मॉब लिंचिंग के केसेस आते थे, लेकिन जब से हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी यानी भाजपा की सरकार आई 2014 के बाद, यानी 15 से उसकी शुरुआत हुई। और ये बहुत ही दुखद बात है कि मॉब लिंचिंग के केसेस को एक बहुत ही मुहिम के साथ एक तहरीक के तौर पर शुरुआत की गई, और जिन लोगों को मारा गया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अभी जो जैसा कि आपने जिक्र किया कि महाराष्ट्र में जो हादसा पेश आया कि मुंबई से वो सूरत जा रहे थे हमारे दो साधु। देखिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जाहिर सी बात है इंसान थे, और किसी भी मासूम या किसी भी बेकसूर इंसान के कत्ल को यकीनन पूरी इंसानियत का कत्ल कहा जा सकता है। तो बहुत ही हम शर्मिंदा हैं, बहुत दुखद हैं कि पूरे भारत की जनता इस वक्त यकीनी तौर पर इस बात के लिए मजम्मत कर रहे हैं कि इन साधुओं के खिलाफ या इन साधुओं को जो मारा गया वो बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन सबसे अच्छा पहलू जो इस हादसे के बाद मैं समझता हूं कि पिछले 5 सालों में जो हमने जितने भी मॉब लिंचिंग के केसेस आए, चाहे वो 2015 से लेकर के अगर हम देखें कि दादरी में मोहम्मद अखलाक को मार दिया गया, इसके बाद अलवर में पहलू खान को मार दिया गया, हाफिज जुनैद को मार दिया गया दिल्ली में, इसी तरह झारखंड में तबरेज अंसारी को, खुद बिहार में जैनुल अंसारी नामी शख्स को जिंदा जला दिया गया। मैं खुद उस जो केस हुआ वहां जाकर के हमने रिपोर्टिंग की और पूरे उनके घर वालों से मुलाकात करके हमने खुद भी उन लोगों के दर्द को सुना और वहां के हालात का जायजा लिया। मॉब लिंचिंग का जो केस होता है वो बहुत ही दुखद होता है और बहुत ही एक डरावना केस होता है कि अचानक भीड़ तंत्र आकर के आपको मार दे। इस हादसे में भी एक ऐसा हादसा हुआ जो बहुत दुख की बात है, लेकिन ये पहला मौका है मॉब लिंचिंग के केस में कि जो सिर्फ 24 घंटे के बाद तकरीबन 110 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये पहला केस है हिंदुस्तान में जो मॉब लिंचिंग के केस में सिर्फ 24 घंटे के अंदर 110 गिरफ्तारियां हुई। लेकिन एक सबसे अच्छी जो खबर है और एक हम सब के लिए जो एक समझिए गुड न्यूज है कि जो लोग इसको हिंदू और मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए खुद महाराष्ट्र के जो वजीर दाखिला है अनिल देशमुख, उन्होंने कहा कि इस 110 लोगों में एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी उसमें मुसलमान नहीं है। जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई वो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग हमारे दोनों साधु
जो भाई थे, हमारे बुजुर्ग थे, इन लोगों को मारने को लेकर के पूरे मुल्क में एक मतलब फिर फिरकावाराना फसाद फैलाना चाहते थे। उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है कि उस 110 लोगों में एक भी मुसलमान नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि ये साधु मरे, कोई हाफिज और आलिम मरे, मजहबी रहनुमा थे या एक आम इंसान, जो भी लोग इस तरह के हादसात में मरते हैं, हम सब के लिए दुख की बात है। और मैं कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा सख्त कानून बना सकती है हमारी सरकार, उतना ज्यादा से ज्यादा सख्त कानून बनाना चाहिए। ये दहशतगर्दी से भी ज्यादा सख्त तरीन हालात पैदा हो सकता है, इसलिए कि इसमें कोई भी इस हादसे में, ये जाहिर सी बात है जिन लोगों ने ये आग लगाया है वो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, ऐसा हरगिज नहीं है। जाहिर सी बात है मुसलमानों की तादाद इस मॉब लिंचिंग के ज्यादा शिकार हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों को हम नहीं कह सकते हैं, उस जद में कोई भी आ सकता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे मौलवी साहब हो, चाहे आप हो या हम हो, कोई भी उसका शिकार हो सकता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि मैं सरकार से कि जितना ज्यादा से ज्यादा सख्त कानून बन सकता है मॉब लिंचिंग के खिलाफ, उतना ज्यादा से सख्त कानून बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, आप बात आपने ठीक कहा। और उन लोगों के लिए भी एक सबक हो यहाँ पे मिला कि जो लोग ये कहते हैं अपनी सत्ता के लिए कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, और ये झांसा दे करके जो लोग इनके झांसे में आ करके और इस तरह की हरकत करते हैं और फिर एक समुदाय को टारगेट करते हैं, और का टारगेट करने का नतीजा ये होता है कि ये फसाद सिर्फ एक समुदाय तक नहीं रहता है, बल्कि पूरे समाज के लिए ये फसाद बन के उभरा है। जिस तरह के केसेस अभी साधु को मारा गया, उसमें एक केसेस हुई है। तो हमारा जो अगला सवाल ये है कि क्या इससे सबक सीखना चाहिए, जो जनता है, आम जनता है, उनको सबक सीखना चाहिए कि ये इस तरह से पर्दाफाश नहीं होता है कि जो लोग इन लोगों को मतलब जनताओं को झांसा देते हैं कि धर्म के नाम पे कि हम अपने हिंदुओं को बचाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, अगर मुसलमान रह गए तो आपको जो है काट देगा, मार देगा, ये कर देगा। तो आप यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि आखिर यहाँ पे जो संत को मारा गया, यहाँ पे कौन मुसलमान मारा है? अगर यही बात है तो मुसलमान कौन मारा है यहाँ पे तो सारे हिंदू थे। तो आप ये बात करें कि भाई ये समझना चाहिए इंसानों को कि यहाँ पे जब भेड़िए जब मार्केट में आते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। और यहाँ पे राजनीति करके जिस तरह से अभी 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 रिसेंटली हमने एक वीडियो भी देखा था सोशल मीडिया में, और वो ये कहता, एक हेमंत नाम का आदमी था, और वो ये कह रहा है कि जितने भी लोग मारे हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं, और देखिए संत का किस तरह से हत्या किया, इसके लिए आवाज बुलंद करें और जो है संत को इंसाफ दिलाएं। तो उन्होंने रंग देने की कोशिश की, लेकिन वहां पे कुछ मीडिया कर्मी थे जिन्होंने रिपोर्ट किया वहां के सीएम को, और सीएम ने फिर एक्शन लिया उसके खिलाफ। और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वो खबरें एक दो जगह चली, लेकिन उसको फिर बंद कर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि वहां पे वो आदमी पकड़ा गया और वो पर्दाफाश वहीं पे हो गया। तो क्या इसमें जो नेता है, क्या उसमें भूमिका है? और जिस तरह से जो और भी तंजीमें हैं जैसे कि आरएसएस, बजरंग दल, जिन्होंने ये मॉब लिंचिंग का काम शुरू किया, और उससे जो समाज के अंदर ये धारणा बन रही है मॉब लिंचिंग की मतलब कोई भी हाथ में कानून ले रहा है, जबकि ये देश पूरा सिस्टम कानून से चल रहा है। अगर हम इस तरह से लिंचिंग करना स्टार्ट कर दें किसी की भी, अगर सब लोग खुद से इंसाफ करने लगे, तो क्या मुल्क में अमन रहेगा या नहीं रहेगा? आप इनकी बात करें। देखिए, भीड़ तंत्र जिसको हम मॉब लिंचिंग कहते हैं, या उर्दू में उसको आप हुजूमी तशद्दुद भी कह सकते हैं, ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। ये इस पर फौरी तौर पर कंट्रोल पाना चाहिए। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इसको बढ़ावा देने में खुद हमारी जो सरकार है उसका हाथ रहा है कहीं ना कहीं। इसलिए कि ये जो मौजूदा सरकार जो इस वक्त है भारत में, कहीं ना कहीं गांव कशी के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे और कई कई सारे इश्यूज ऐसे आए जिसके बहाने कहीं ना कहीं इसके जो कुछ ऐसे लीडरान थे जिनको इन्होंने छूट दे रखी थी, उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत कहीं ना कहीं पूरे मुल्क में आग लगाने का काम किया, और मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों पर इन्होंने फूल बरसाए, उनको नेता बनाने का काम किया, उनको टिकट दिया गया, और
उनकी जब रिहाई हुई तो इन्हीं के पार्टी के लोग उनको मतलब इस तरह से पेश किया कि कोई लगता है कि बहुत पुण्य काम करके आए। देखिए, ये मैंने कहा कि मॉब लिंचिंग का जो केस है, मेरे नजदीक एक दहशतगर्द से ज्यादा खतरनाक है वो लोग। मॉब लिंचिंग करने वाला यानी मॉब लिंचर चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी जगह का हो, उसके खिलाफ सरकार को चाहिए कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया कि हमारे जो दो साधु संतों को वहां के लोगों ने मारा, उनमें किन लोगों का हाथ था? वहां की सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने उसको साफ कर दिया है कि उसमें 110 लोगों में एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। अब उसमें कौन लोग है नहीं है, ये प्रशासन का काम है। जब हमने उस वीडियो को देखा तो आप यकीन जानिए कि यकीन नहीं आता है कि इस वीडियो में भी पुलिस के मौजूदगी में, यानी 2 गाड़ियां गई थी उनको बचाने के लिए, पुलिस से वो मदद लेने के लिए वो जो साधु जी थे वो उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी मौत का डर देख करके, खौफ देख करके वहां से भाग गई। ये कोई पहला मौका नहीं है। इस तरह के बहुत सारे केसेस, चाहे हाफिज जुनैद का मसला ले लिए, वो ट्रेन में सफर कर रहे थे और ट्रेन में सब लोगों के मौजूदगी में उसको मार दिया गया और उसको ट्रेन से फेंक दिया गया। और इसी तरीके से बिहार में जो मारा गया कि वो एक बूढ़ा शख्स तकरीबन 80 साल का जैनुल अंसारी जो गुजर रहा था, उसको लोगों ने आग लगा दिया। तो इस तरह के जितने भी केसेस हैं, मुझे लगता है कि ये पूरे हमारे मुल्क के लिए बहुत ही बदनुमा दाग है और पूरा भारतवासी बहुत ही शर्मिंदा है। और चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जितने भी लोग हैं, ये वक्त सियासत करने का नहीं है। चाहे जिसकी भी मौत हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, इंसानियत, एक इंसान मरा है, इंसानियत शर्मिंदा है। और पूरे भारतवासी इस बात के लिए हमारी सरकार से अपील करती है कि आप लोग इस वक्त सियासत मत कीजिए, बल्कि आपसे पिछले 6 सालों से बार बार मुतालबा किया जा रहा है। पूरे मुल्क के हर शहर में धरना हुआ, एहतजाज हुआ, लेकिन आपको जरा बराबर एहसास नहीं हुआ। आज 2 साधु मरे हैं तो पूरा सिस्टम जाग उठा है। मैं एक बार तो फिर आप लोगों से अपील करूंगा सरकार से कि इस वक्त सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और इस मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए जितने भी हमारे पुलिस इंतजामिया है, जितने भी स्टेट लेवल की सरकार है, उनके लिए ऐसा कानून बनाइए कि कोई भी शख्स मॉब लिंचिंग करने के लिए सोच भी नहीं सके। जी बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बात यहाँ पे अटकती है कि जिसको संरक्षण देने वाली सरकार, क्या आपको लगता है कि जो मॉब लिंचिंग करते हैं यार, उसी को छोड़ा के सरकार बाहर करती है और उसको फिर टिकट दे करके उसको फिर उस सिस्टम में लाया जाता है जिस सिस्टम में खुद बैठा हो? तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीजें सही हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि हमने कहा कि हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है और हम सरकार से उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई तो एक सोची समझी साजिश के तहत, चाहे उसके जद में ज्यादातर मुसलमान आए उस मॉब लिंचिंग के जद में, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग अगर घटनाओं पर हम नजर डालेंगे तो उसके जद में दूसरे मजाहिब के लोग भी आए, चाहे हिंदू हो और दूसरे लोग भी। तो मुझे लगता है सरकार को अब ये एहसास हो चुकी है और इसी वजह से इस वक्त अगर देखेंगे तो इस वक्त पूरी जो सरकार है, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो या भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्री, पूरे के पूरे इन साधु संतों के दबाव में इस वक्त दिल मिला रही है, अंदर से बड़ी परेशान है और बार बार इस तरह के इस केस को हर तरह से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि हमारी सरकार के अंदर अगर किसी के दिल में अगर जमीर जिंदा है और उसके अंदर इंसानियत बाकी है, तो मुझे यकीन है चाहे देर सवेर वो एक अच्छा कदम उठाने पर मजबूर होगी और ऐसा कानून ला करके इस मॉब लिंचिंग को रोकने का काम करेगी, जो हम सबका एक देरीना मुतालबा है। जी बिल्कुल, इस तरह के कानून तो बिल्कुल बनना ही चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के कदम पहले उठाए गए होते, जिस तरह के आपने बताया कि पहलू खान का केस आया, उसके बाद जुनैद का केस आया
और फिर कारी शोएब का केस आया जिसमें भीड़ तंत्र ने किस तरह से उसकी मॉब लिंचिंग की। मतलब ये धारणा बीच में तो ऐसी हो गई थी 2019 के अंदर, जिस तरह से केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे कि बस कोई भी मुस्लिम देखा बस उसे एक नहीं 10-10 लोग पीटना शुरू कर देते थे और उसे इतना मारते थे कि उसकी जान चली जाए। तो अगर ये एक्शन पहले लिया गया होता है तो आज ये संत की जान जरूर बच जाती है, और इस तरह की हिम्मत कोई नहीं करता। तो क्या आप समझते हैं कि ये लापरवाही जो है सरकार की तरफ से है, और ये सरकार की तरफ से ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है? या तो उनका इंटरेस्ट अपनी राजनीति में है, अपनी वोट में है, कि वो धर्म की राजनीति करके और गद्दी पे बने रहें और खुद अपने आप को उस लेवल तक बने रहें कि ताकि हम अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से गुजार सकें और जनता जिस तरह से गुजारे। क्योंकि देखिए अब ये मौका था लॉकडाउन में तो कोई मुसलमान हिंदू तो था नहीं, लॉकडाउन में तो सारे लोग फंसे हुए थे, जितने लोग मजदूर लोग परेशान थे। लेकिन ये सिचुएशन, ये टाइम था सरकार को प्रूव करने का कि नहीं हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें पूरी तरह से फेल नजर आई। क्योंकि जो लोगों ने मदद किया वो लोगों ने अपनी पर्सनल तौर पे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, दोनों मिलकर अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट किया। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह की राजनीति पूरे भारत में हो रही है अभी करंटली, उससे ये केसेस में बढ़ोतरी होगी या कम होगी, या इस तरह के कानून बन सकते हैं, या फिर सरकार पे भरोसा ना करके जो कम्युनिटी है वो खुद आपस में मोहब्बत पैदा करके और इस तरह की जो सोल्यूशन है उसको ढूंढे? आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम सरकार पर भरोसा करके इस मसले का हल तलाश करें, या खुद हिंदू और मुसलमान इन्हें पूरे भारतवासी से अपील करके इस मसले का हल तलाश करें। ये वाकईतन बेहद अहम काम है। हमारे मुल्क में बहुत सारे कानून हैं, लेकिन उस कानूनों का पालन नहीं किया जाता है, इसलिए कि यहाँ की जो सरकार है या यहाँ की जो आम जनता है या सिस्टम है, हम उसको बेलगाम कहते हैं। क्योंकि कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे कानून गरीबों के लिए हैं, आम जनता के लिए है। अगर सरकार चाहे तो इस मॉब लिंचिंग जैसे जितने भी केसेस हैं, उसके जितने भी कसूरवार हैं, उन तमाम लोगों को फांसी भी दे सकती है, और देना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। जिस तरह हमारे दोनों साधुओं को मारा गया और हम सब दुख बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं, बहुत ही शर्मिंदा हैं। चाहे जिन लोगों ने भी मारा, यकीनन एक बेकसूर इंसान को मारना, चाहे वो साधु हो या कोई भी इंसान हो, अगर वो मारे गए हैं तो हम सबको दुख है। इसमें हिंदू और मुसलमान की कोई बात नहीं है। तो जितने भी लोग इस तरह के जितने भी बेकसूर मारे गए हैं, सबके लिए हमारे लोग जो भी इस वक्त अपील कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन तमाम के जितने भी मुजरिमीन हैं, कसूरवार हैं, उनके मारने वाले हैं, उन सब के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए और उन सबको फांसी देनी चाहिए। आप अगर देखेंगे कि हिंदुस्तान में जो इस तरह के केसेस हैं उसकी तादाद क्यों है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप अगर अरब कंट्रीज में या दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज में अगर वहाँ के हालात पर नजर डालेंगे तो वहाँ इस तरह के केसेस बहुत कम है, चाहे वो रेप हो या मॉब लिंचिंग के केसेस हो या इस तरह के। क्योंकि वहाँ जो कानून है उन कानूनों का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है, उस पर अमल किया जाता है। लेकिन यहाँ जो कानून है उस कानून का दुरुपयोग किया जाता है, उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है। खुद जिन लोगों को कानून पर अमल करने की जिम्मेदारी दी जाती है, वो लोग कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। जाहिर सी बात है, जब खुद हाकिम और मुंसिफ और सरकार उस चीज को पालन नहीं करे, उस चीज को नहीं माने, तो आम जनता क्या करेगी? भीड़ तंत्र या जो मॉब लिंचिंग के केसेस हैं, अगर हम लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं तो ये दुख की बात है कि आज हम कोरोना वायरस जैसे खतरनाक एक लाइलाज बीमारी से लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त जो ये दुखद घटना हुई मॉब लिंचिंग का, उस पर हम लोग बात करने पे मजबूर हो गए। क्यों? कि ये दो साधुओं के साथ नहीं, इसका रिएक्शन आ सकता है कि कोई चाहे मुसलमान हो, दूसरे इलाकों में भी लोग उसका रहे, सोशल मीडिया के जरिए इस केस को कहीं ना कहीं एक फिरका वाराना रंग देने की कोशिश हो रही है। तो मैं अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से, बहनों से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के मानने वाले हो, मैं उन सब से अपील करूंगा कि आप लोग जो गलत है उसको गलत कहें,
जो सच है उसको सच कहे और भीड़ तंत्र यानी बॉम्ब लिंचिंग जैसे केसेस से खुद को दूर रखे। जी बिल्कुल, दुरुस्त फरमाया आपने कि ये जो मॉब लिंचिंग वाले केसेस है, जो भीड़ तंत्र है, वो खुद को दूर रखें। और अच्छा, ये एक सवाल उभर के आता है कि क्या आपको लगता है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप और भी तंजीमें हैं, हिंदू वाहिनी है, और भी जैसे जैसे तंजीमें आरएसएस की जो भी शाखाएं हैं, उसमें जितने भी तंजीम वो काम कर रही है, उनको बढ़ावा देने की वजह से ऐसा हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से पूरे भारत में उनकी शाखाएं हैं, और जितने भी शाखा में जितने ज्यादातर लोग वैसे नजर आते हैं जो बिल्कुल नौजवान है, जो सही से मैच्योर भी नहीं हुए हैं, उन लोगों को वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग जब बाहर निकलते हैं, तो क्योंकि नया यंग जनरेशन होता है तो वो एग्रेसिव होती है, मतलब कोई मैटर होता है तो उसको फौरन उस पर एक्शन करती है, तो आपको लगता है कि ये जो किसी को पावर देने से ऐसा हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। और कुछ जो इसलिए कि देखिए, जो मॉब लिंचिंग के जितने भी केसेस हैं और जो लोग भी मॉब लिंचिंग करने वाले हैं, अगर उस पर आप निगाह डालेंगे तो वो छोटे-छोटे या तो नौजवान लड़के हैं, बच्चे हैं या गरीब लोग हैं जिनको पैसे दिए जाते हैं इस तरह के काम करने के लिए, उसमें अच्छे लोग हरगिज़ शामिल नहीं होते हैं। लेकिन उसकी जो सरपरस्ती है या उसका जो सियासी फ़ायदा होता है, वो लोग बड़े लोग उठाते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग उठाते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, उसकी स्टोरी चला करके, हिंदू मुसलमान बना करके कहीं न कहीं अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं। तो चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे वो कोई भी हो या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग, तो जो भी नफ़रत की सियासत करते हैं और मॉब लिंचिंग को अपनी सियासत का ज़रिया बना रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे तमाम पार्टियों पर, ऐसे तमाम तंजीमों पर फौरी तौर पर पाबंदी लगानी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मॉब लिंचिंग जैसे केसेस को रोकना इस वक्त की सबसे अहम तरीन जरूरत है। पूरा मुल्क शर्मिंदा है, हर जाति, हर मजहब के लोग शर्मिंदा है कि हम किस देश में रहते हैं। ऐसे देश जिसको हम सारे जहां से अच्छा कहते हैं, यकीनन आज हम बहुत शर्मिंदा हैं कि अपने ही देश में, अपने ही देश के खिलाफ इंसान का दिल बिल्कुल मुतमईन नहीं हो रहा है कि अपने ही देश के लोगों के खिलाफ बोलने की एक मजबूरी हो गई है कि कैसे लोग हमारे इस मुल्क में हैं, जो लोग इन नफरत के सौदागरों या इन नफरत के जो रखवारे हैं, उन लोगों की सरपरस्ती करके अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। तो इसलिए ऐसे जितने भी जमातें हैं उस पर फौरी तौर पर पाबंदी जरूर लगनी चाहिए। जी, आप मेरा एक अगला सवाल ये है कि जैसा कि हमने देखा है, पूरे जितने भी केसेस हुए हैं, चाहे वो आप जैसे जामिया में केसेस हुआ कि गोपाल नाम का एक शख्स जो बाहर आता है और जर्नलिस्ट पे गोली चलाता है, आपने तो सुना ही होगा। और दूसरा केसेस ये कि शाहीन बाग में आकर के जिस तरह से गोली वहां पे बंदूक जो हवा में लगा करके कहता है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को चलेगा, और फिर उसको आप बिहार का एक शख्स है जो कन्हैया कुमार को साफ उसको चप्पल मारता है और उसे अभद्र टिप्पणी करता है, फिर उसको जेल दिया जाता है, फिर वहां पहुंच जाते हैं छुड़ाने के लिए सभी नेता लोग, और खास के एक समूह वहां पहुंच जाता है और उसको छुड़ाता है वहां से। तो ये जो फायदा है, क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा कि इस तरह के केसेस में कभी नेता के बच्चे सामने आते हो कि चलो आप जा करके ये काम करो, आप मुसलमानों के खिलाफ ये काम करो, जबकि आपने देखा होगा कि ये जितने भी ये काम किए हैं सब गरीब परिवार से आते हैं, और उसका यूज करके खुद जो नेता है अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाते हैं, और खुद नेता जो 5 स्टार होटलों में सफर करते हैं और वहां पे खाना खाते हैं, और गरीब जनता का बेटा जेल का हवा खाते हैं। तो इस पे आप क्या कहते हैं? नहीं, इस सवाल का जवाब हमने पहले दिया कि जितने भी मॉब लिंचिंग के केसेस हुए हैं, आप देखेंगे उन वीडियोस को या उन फोटोज को, तो आपको महसूस होगा कि जितने भी मॉब लिंचर है, यानी कि लिंचिंग करने वाले, उन लोगों की जो उम्र होती है वो आमतौर पे 25 से नीचे, यानी कि 18, 20, 25, उससे भी नीचे। तो ये वो लोग हैं आमतौर पे, उनके पैरों में चप्पल नहीं होते हैं, उनके कपड़ों से देख के अंदाजा लगा सकते हैं
कि वो किस कैटेगरी के लोग हैं। वो लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं कहा कि ये जितने भी लोग हैं इस तरह के उनके मतलब वो गरीबी की वजह से उनका गलत इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई ना कोई जो लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कहीं ना कहीं वो लोग इसके पीछे जिनकी साजिश होती है वो लोग असल कसूरवार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं खुद पिछले साल 2019 में जब सीतामढ़ी में जैनुल अंसारी नामी एक शख्स को उसको जिंदा जला दिया गया, तो उस केस के बाद पूरे सीतामढ़ी के हालात बहुत ज्यादा एक खौफनाक हो गया और तरह तरह की खबरें आने लगी कि कई लोग तकरीबन 1 दर्जन लोग ये इसमें मारे गए और इस तरह। लेकिन सच्चाई ये है कि मीडिया जो है सही रिपोर्टिंग नहीं करती है, खुद लोकल मीडिया कंफ्यूज कर देती है, या इस तरह के जितने भी केसेस आते हैं उसकी सही जो तस्वीर जो दिखानी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं दिखा पाती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जितने भी केसेस हैं उसके पीछे किसी न किसी सोच का किसी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा होता है। और ऐसे तमाम जो भी इस किसी भी पार्टी से किसी भी छोटे छोटे आज नई नई तंजीमें बना करके लोग इसको इस तरह के केसों को अंजाम देते हैं, चाहे वो गांवकशी के नाम पे हो, लव जिहाद के नाम पे हो, बच्चा चोरी के नाम पे हो, या जो भी तरीके हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह के जो भी केस हो रहे हैं, तो हर हिंदुस्तानी इस वक्त अपने आप को इस तरह के मॉब लिंचिंग के केसेस को देख करके खौफजदा महसूस कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। देखिए ये दुखद बात है कि ये जो साधु संत थे बेचारे, इन लोगों को मार दिया गया। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, आइंदा भी इस तरह के वाकयात हो सकते हैं, वो चाहे हमारे शक्ल में हो या आपकी शक्ल में हो, किसी मौलाना के शक्ल में हो, किसी साधु जी के शक्ल में हो। तो इस तरह के जितने भी केसेस हैं उसको रोकने का एक ही तरीका है कि खुद आवाम में बेदारी लाने की जरूरत है कि ये जितने भी इस तरह के काम हैं वो उन लोगों को बेदार किया जाए कि हरगिज भीड़ तंत्र को या इस तरह को कानून को अपने हाथ में ना ले। और सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए जिसको देख करके कोई भी मॉब लिंचर यानी मॉब लिंचिंग करने वाला सोच भी नहीं सके कि हम इस तरह का काम अंजाम दे। एक वाहिद इलाज है कि सख्त सख्त कानून बने और उस कानून पर अमल हो, तभी इस तरह के केसेस को या इस मॉब लिंचिंग को रोका जा सकता है भारत में। जी, आपने एक बीच में जिक्र किया मीडिया का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको पूरा हिंदुस्तान देखता है, यहाँ तक के हिंदुस्तान से बाहर भी लोग देखते हैं उसको, एबीपी न्यूज, आज तक, एनडीटीवी, जो भी मीडिया है, तो ऐसे इश्यूज को लेकिन वो तो धार्मिक बना देते हैं। जब धार्मिक बन जाता है कोई भी चीज तो उस मसले का हल नहीं निकल पाता है। तो क्या आपको लगता है कि मीडिया अपना रोल निभा रहा है इस केसेस में कि ताकि इस मॉब लिंचिंग पे कोई कानून सख्त से सख्त बन सके और उसको अमल में लाया जा सके? देखिए, मीडिया यकीनन बहुत बड़ी ताकत है और मीडिया एक माध्यम है। अभी हम लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो मौजूदा मीडिया है, भारतीय मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया कहने लगे हैं, कि ये अपना एतमाद अब भरोसा खो चुकी है। तो हम इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हम लोग भरोसा करते हैं आप पर, उस भरोसे को मत तोड़िए। आप भी एक इंसान हैं, आप भी उस हादसे के शिकार हो सकते हैं। आपके अंदर भी इंसानियत अगर है तो सच को सच बोलिए, सच को सच दिखाइए। देखिए, बड़े बड़े जो मीडिया हाउस हैं उसके अंदर जो लोग भी काम करने वाले लोग हैं उसमें हर तरह के लोग हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ लोग जो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं और डिबेट के नाम पे अपना एक रोब दिखाते हैं, वो तो शोरूम है, स्टॉक रूम जिसको हम कह सकते हैं। असल काम करने वाली दूसरी ताकतें होती हैं। तो मुझे लगता है कि मीडिया मौजूदा भारत में कोई भी ऐसी मीडिया नहीं है कि उसकी पहुंच पूरे भारत के हर कोने तक हो, क्योंकि मीडिया की एक लिमिटेशन है, उसके नुमाइंदे हर जगह नहीं है, या अगर उसके रिपोर्टर्स अगर सच्ची खबर भी अगर अपने ऑफिस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो बाज मीडिया हाउस उसको नहीं चलाती है, क्योंकि उसके एजेंडे के वो खिलाफ होता है। तो इस वक्त भी यही हुआ कि ये जो
हमारे जो महाराष्ट्र में जो साधुओं के साथ हादसा हुआ, अगर आप पूरे मीडिया में आप अगर देखेंगे तो इस पे जो डिबेट्स होना चाहिए, इस पे जो बातचीत होनी चाहिए, या जो लोग इसके अंजाम दिया है इस हादसे को, उसकी तहकीक होनी चाहिए। बिल्कुल मीडिया को दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इस केस में मुसलमान शामिल नहीं है, जो उसके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। जाहिर सी बात है, वो ऐसे ऐसे इश्यूज को लाना चाहती है जिससे इस मुल्क में नफरत फैले, इस मुल्क की जो अमन और अमान है वो खराब हो, और हिंदुस्तान की तस्वीर पूरी दुनिया में खराब हो। इस वक्त मीडिया नफरत फैलाने की दुकान बन चुकी है। हमारी मीडिया एक ऐसा मतलब दुख और एक ऐसी तकलीफ पहुंचाने का, यानी कि पेन क्रिएट करने की दुकान बन गई है, जो हर वो बात बोलने की कोशिश करती है जिससे आम इंसान, यानी कि जो अमन के दुश्मन हैं, उनको खुशी महसूस हो, और जो लोग मोहब्बत करने वाले हैं उनके अंदर और मोहब्बत नफरत पैदा हो। तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, ये लोग जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि हम अपने तमाम मीडिया के साथियों से भी अपील करना चाहेंगे, तमाम हिंदुस्तानी वासियों से भी अपील करना चाहेंगे, अपने तमाम जितने भी पुलिस के लोग हैं उनसे भी अपील करना चाहेंगे, सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि इस हादसे का शिकार आप में से कोई भी हो सकता है। पुलिस वाले भी नहीं बचेंगे। अगर पुलिस वाले भी अगर खुदा न खास्ता कहीं अकेले पड़ गए तो उसको भी भीड़ तंत्र मार सकती है। पुलिस वाले बचे नहीं ना। अगर उसको यहाँ पे पुलिस में रोकना चाहूंगा कि थोड़ा सा, क्योंकि पुलिस वाले की बात आपने कही, तो पुलिस वाले बचे कहाँ? क्योंकि आपने जो देखा होगा पिछले साल सुबोध कुमार जो इंस्पेक्टर था, उसको तो भीड़ तंत्र ने मारा। वो तो कोई मुसलमान नहीं था ना, और जो मारने वाला था वो भी सेम समुदाय का था, वो भी हिंदू था, सुबोध कुमार भी हिंदू था। लेकिन ये भीड़ तंत्र, बात वही आपने बिल्कुल सही फरमाया कि भीड़ तंत्र ये नहीं देखती कि मुसलमान है या हिंदू है। तो अगर आप शुरू से लगाम कसते तो आज ये नौबत देखनी नहीं पड़ती। जिस तरह केसेस भालू खां में आया और भी सब केसेस में आया, जैसे कारी शोएब के इसमें मसला में आया, हाफिज जुनैद में आया मसला, तो अगर वहां पे खड़ा हो जाता, ये सब कानून अगर बन जाता और एक्शन ली जाती और उन लोगों को बढ़ावा नहीं मिलता, तो आज इस तरह के केसेस नहीं देखने पड़ते। और जहां तक मीडिया की बात है, आपने कही तो, लेकिन मीडिया तो अपना काम कर रहा था। जैसे अब बात करें मास्टर स्ट्रोक का, तो आपने नाम सुना ही होगा, जो प्रसून वाजपेयी चला रहे थे एबीपी न्यूज पे जब वो थे। तो मास्टर स्ट्रोक जब चला रहे थे जिस वक्त, तो उस वक्त क्या हुआ, एबीपी की सारी एड्स को खत्म करना शुरू कर दिया। जो पतंजलि है उसको कहा, प्रेशर दिया गया कि आप सारे एड हटा लें, और जो भी सरकारी एड थी उनको भी कम कर दिया गया उसको। उसके बाद क्या किया गया, सिग्नल्स। आप बताइए, इस हद तक नौबत पड़ गई कि जो तीसरी ताकत है, तीसरी ताकत जो बैकग्राउंड में काम कर रही है, उस न्यूज चैनल को उस वक्त, जिस वक्त मास्टर स्ट्रोक चलता था, उस वक्त सिग्नल में प्रॉब्लम कर देता था कि सभी की शिकायत आने लगी कि डिस्टर्बेंस हो रही है, कभी पिक्चर नहीं आता है, कभी बीच में ब्लैंक हो जाता था, कभी कट के आता था। तो इस तरह की दिक्कतें आने लगी थी। तो आप बताइए कि जब इस तरह के काम अगर कोई जर्नलिस्ट करता है, तो उसके पीछे से इतनी बड़ी ताकत, आखिर ऐसी ताकत है कौन जो इस तरह के काम करवा रही है, मीडिया को अपने कंट्रोल में कर रही है? नहीं, ऐसी ताकत कौन सी ताकत है, ये कोई ऐसा सवाल आप नहीं पूछ रहे हैं। जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ की सरकार की भी जानती है, और आम हर भारतीय जानती है कि इस ताकत के पीछे कौन से चेहरे हैं। जिन चेहरों को बेनकाब करने की अब जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पहले बेनकाब हो चुके हैं। उन चेहरों को हमारे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग भी नफरत के सौदागर हैं, जो लोग भी हिंदू और मुसलमान को आपस में बांट करके अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, वही लोग इस मॉब लिंचिंग के अलंबरदार है। इस भीड़ तंत्र की जो एक मुहिम चली है, उस तहरीक के बानी बवानी है। तो इसलिए उसका नाम लेने की कतई कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों को बस यही, उन लोगों तक एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका। अब जनता आपसे माफी मांगना चाहती है कि आप, भारत का हर शहरी आपसे माफी मांगना चाहती है कि अब खुदा के वास्ते इस सियासत को बंद कीजिए। आपकी जो राजनीतिक थी वो मुकम्मल हो चुकी है। अब इस सिलसिले को बंद करके अब एक ऐसा कानून लाइए, क्योंकि इस जो मकसद था, वो मकसद से आप भटक चुके हैं। और
मुसलमानों को मारते मारते खुद आपके लोग अब मरने लगे हैं। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक कुदरत का करिश्मा है कि चाहे देर सवेर देर आए दुरुस्त आए, जो लोग भी मरे हैं चाहे उन्हीं के बहाने भारत में एक अच्छी नई शुरुआत होगी। और मुझे यकीन है कि इस घटना के बाद हमारे सरकार कोई ना कोई ठोस कदम उठाते हुए कोई ऐसा जरूर कानून लाएगी जिससे मॉब लिंचिंग के केसेस को रोका जा सके भारत में। जी शर्माद भाई धन्यवाद। और आखिरी मैसेज आपसे, आखिरी पॉइंट लेना चाहूंगा कि आखिर में आप जनता को मॉब लिंचिंग पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या जनता करे, या कम्युनिटी को आप क्या कहना चाहेंगे, या समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मॉब लिंचिंग बहुत ही एक जो जुमला है वो बहुत ही दर्द वाला जुमला है कि इस घटना में जो लोग भी शहीद हुए, जो लोग भी मारे गए, चाहे वो कोई भी हो, अब तक पिछले 5-6 सालों में तकरीबन 150 से 250 लोग मरे हैं, जो भारत के अलग अलग स्टेट से उनका ताल्लुक है। उसमें हिंदू है, मुसलमान है, हर जाति और हर मजहब के लोग शामिल हैं। तो मैं यही कहूँगा अपने पूरे भारतवासी से, अपने जितने भी हिंदू हो या मुसलमान भाई हो बहन हो, सब लोगों से कि मॉब लिंचिंग बहुत ही गलत बात है कि इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं उसमें चाहे आपके फैमिली के लोग मरे हों या मारने वाले जिन लोगों को जरिया बनाया गया, कि अब इस तरह के केसेस से खुद को दूर रखें और आप जहां भी हैं एक ऐसा माहौल, पीसफुल माहौल पैदा करें कि वहां हरगिज किसी भी शक्ल में, चाहे वो जिन बच्चा चोरी का इल्जाम हो या किसी भी तरह का, अगर कभी भी इस तरह का कोई हादसा या कोई ऐसा वाकया आपके सामने पेश आ रहा हो तो आप में से लोग आगे बढ़ करके ऐसे लोगों को बचाने का काम करें, क्योंकि भीड़ तंत्र या भीड़ लोगों को अगर मारती है तो यकीनन आप भी उसके कसूरवार होंगे। दुनिया में आपको उसका सजा मिले या ना मिले, लेकिन आखिरत में मरने के बाद आपको उसका सजा जरूर मिलेगा। आपका खुद भी दिल अंदर से इतना मतलब महसूस होगा कि नहीं, हमने गलत किया। तो इसलिए इस मॉब लिंचिंग के जैसे केसेस को रोकने का एक ही तरीका है कि जितने भी लोग हैं वो अपने अपने इलाकों में इस बात को, इस मैसेज को, इस पैगाम को फैलाने की कोशिश करें, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कि हम अपने अपने इलाके का ख्याल रखेंगे और यहाँ हम कभी भी किसी भी तरह से कोई भी हिंदू मुसलमान का रंग दे करके जो लोग फिरका वाराना फसाद फैलाना चाहते हैं या जो लोग इस तरह के वाक़े को अंजाम देना चाहते हैं, हम यहाँ हरगिज नहीं होने देंगे। और हम सब मिलजुल करके, जिस तरह कोरोना वायरस का इस वक्त पूरे भारतवासी मिलजुल करके एक मजबूत तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ खड़े हुए हैं और इस तहरीक को कामयाब बना रहे हैं, इसी तरह मुझे लगता है कि मॉब लिंचिंग जैसे जितने भी और दूसरे काम हैं, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते से हम हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए, अपने फैमिली को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए अब जरूरत है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ हम सब आवाज उठाए और हमारी सरकार एक ऐसा कानून लेकर के आए जो बहुत ही सख्त तरीन हो। और इसका वाहिद इलाज है कि जो भी लोग इस केस में मुलविस पाए जाए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए कम से कम, और जो लोग भी मरे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए और इस कानून पर लगाम लगनी चाहिए। जी दोस्तों, आप सुन रहे थे शहनवाज बदर को, जो कि हमारे साथ लाइन पे बने हुए थे और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया और समाज से भी कहा कि आप लोग जो है ऐसे लोगों से जब भीड़ तंत्र में फंस जाए तो ऐसे लोगों को बचाने का काम करें ताकि एक इंसान की जान बच सके, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर खून एक ही होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख और ईसाई हो, सबको पैदा करने वाला एक ही है। चाहे आप उसे ईश्वर कहते हो, चाहे आप उसे अल्लाह कहते हो, चाहे उसे भगवान कहते हो। कानून है यहाँ पे, कानून से राज चलेगा। और अगर इस तरह के कोई मसले आते हैं, कोई चोर हो, कोई बदमाश हो, तो उसे ना खुद पीटें, खुद से फैसला ना करें और उसको पुलिस के हवाले करें। पुलिस यहाँ पे काम कर रही है, अदालत है, अदालत फैसला करेगी वो गुनहगार है या नहीं है। तो आपसे यही निवेदन करते हैं और द बॉस न्यूज भी आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप जो समाज, जिस समाज में रहते हैं वहां पे इस तरह के केसेस को बढ़ावा ना दें।
तो आप देख रहे थे द बॉस न्यूज। धन्यवाद।